इससे पहले कि आप ये कहानी सुनना शुरू करें, आपको बता दूं कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको घबराहट, बेचैनी और डर महसूस होगा। हो सकता है कि आपको बुरे सपने आए या आपको अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो, और यह भी संभव है कि आपको कुछ दिनों तक नींद ना आए। और हाँ, अगर आप दिल के मरीज हैं तो अच्छा होगा कि आप ये वीडियो यहीं रोक दें। और अगर आप ये सब जानने के बाद भी ये कहानी सुनना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है एक रहस्यमय, काली और भयानक दुनिया में, जहाँ सच के लिए कोई जगह नहीं है। अगर जगह है तो सिर्फ बुराई और बुराई के लिए। मनुष्य की उत्पत्ति को न जाने कितनी सदियां बीत चुकी है। आज की तारीख में मनुष्य इस धरती का सबसे बुद्धिमान जीव है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य इस दुनिया को केवल एक अंश मात्र समझ पाया। इस धरती पर मौजूद हर शख्स को यही लगता है कि जो भी वर्तमान में उसकी आंखों के सामने मौजूद है वही सत्य है। और मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा था जब तक कि मेरे साथ उस रात वो घटना नहीं घटी। मेरे दादाजी की तरह इस धरती पर कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि मनुष्य जिस गति से प्रगति कर रहा है उसी गति से वो बहुत कुछ पीछे छोड़ता चला जा रहा है। उनका मानना है कि इस धरती पर बहुत सी असामान्य चीज़ें मौजूद हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखी। यह केवल उनका एक तर्क है जो कि उनकी किसी निजी घटना से प्रेरित न होकर बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की बात से प्रेरित है, जिसे उन्होंने बिना किसी तर्क और वितर्क के स्वीकार कर लिया, जिसे हम अक्सर झुठला देते हैं। लेकिन अगर किसी दिन आपका सामना स्वयं सत्य से हो जाए तो आप उसे झुठला नहीं सकते, जैसा कि उस रात मेरे साथ हुआ। जब मेरी उम्र महज 8 साल की थी, तब मेरी बीमार माँ मुझसे 100 दफ़ा साथ रहने का वादा करने के बाद भी मुझे अकेला छोड़ गई। माँ की मौत के बाद जिस पिता को सबको संभालना था वो खुद को ही नहीं संभाल पाया और मानसिक रूप से बीमार हो गया। 60 साल की उम्र तक काम करने के बाद जिस शख्स को आराम करने का मौका मिलना चाहिए था, उस शख्स को अब अपने 35 साल के बेटे को हाथ से खाना खिलाना पड़ रहा था। दादाजी द्वारा इलाज कराने के बाद जब पिताजी होश में आए तो उन्हें महसूस हुआ कि माँ की मौत के बाद अब इस दुनिया में उनका कोई काम नहीं। और फिर एक दिन उन्होंने खुदकुशी की। और फिर इस तरह माँ और पिताजी की मौत के बाद उस बड़े से घर में बच गए थे मैं, मेरे दादा, उनकी ढेर सारी पेंशन और एक हादसा। हाँ, एक हादसा जो मेरे 20 साल के होने का इंतजार कर रहा था। माँ को खोने से ज़्यादा दुख मुझे उनकी आखिरी निशानी खोने का था। शायद इसलिए कि माँ को बचाना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन उनकी आखिरी निशानी को संभाल कर रखना मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन दादाजी कहते थे कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। शायद इसलिए कि उस वक्त तक वो भी नहीं जानते थे कि आगे एक हादसा मेरा इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि तारीखें भूली जा सकती है मगर हादसे नहीं, इसलिए मुझे आज भी याद है कि जब यह घटना घटी तब मुझ पर ना तो बस्ते का बोझ था, ना ही जिम्मेदारी होगा। उस वक्त मैं महाविद्यालय में था, जहाँ तक पहुँचना उस वक्त बड़ी बात हुआ करती थी। यह वो दौर था जब मोबाइल नाम की चीज़ सिर्फ दिमाग में थी, वो भी सिर्फ उस शख्स के जिसने बाद में इसे ईजाद किया। मैं वो शख्स था जिसकी सारी पॉकेट मनी बस स्टैंड से 20-20 रुपए वाली किताब खरीदने में ही चली जाती थी। और उस रात भी मैं एक डरावनी किताब पढ़कर ही सोया था। और फिर उस रात पहली बार मैंने वो ख्वाब देखा। मैंने कई बार पुराने लोगों को कहते सुना है कि इंसान सुबह के वक्त जो भी सपना देखता है वो अक्सर सच होता है। लेकिन मुझे तो सपना ही उस घटना का आता था जो पहले ही घटित हो चुकी होती थी या ताज़ा ताज़ा पड़ी किसी कहानी का कोई अंश। मैं था का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब जिस हादसे के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसके बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। सब कुछ मतलब सब कुछ। जब यह हादसा हुआ उस वक्त मैं अपने खुले आंगन में दादाजी के खाट से महज 5 कदम दूर अपना खाट लगाकर सोया हुआ था।
तभी एक लड़की की सिसकियों के साथ मुझे अपना नाम सुनाई दिया। उस आवाज ने मुझे नींद से जगा दिया। मैंने अपनी आंखें खोली तो सामने काले आसमान और एक गोल बड़े चांद के अलावा और कुछ नहीं था। दादाजी की तरफ देखा तो वो सोए हुए थे। मैंने अपने आसपास नज़र घुमाई लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। लेकिन मुझे अब भी लड़की की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी मैंने उसी आवाज़ में दोबारा अपना नाम सुना। इस बार मैं आवाज़ के केंद्र तक पहुंच गया। घर की 4.5 फीट की फाटक के ऊपर एक पतली गर्दन और उसके ऊपर एक मासूम सा चेहरा जिसका रोना तो बंद हो गया था लेकिन सिसकियां नहीं। और फिर उसने मुझसे कहा, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। कई बार किसी इंसान की परिस्थितियों को समझने के लिए उसके सिर्फ 2 शब्द ही काफ़ी होते हैं, और अगर वो 2 शब्द भी आंसुओं से लिपटे हुए हो तो उसकी विकट परिस्थितियों का अंदाजा आसानी से लग जाता है। उस मासूम और परेशान चेहरे ने जब भीगे हुए शब्दों में सिसकियों के साथ मुझसे कहा कि प्लीज़ मेरी मदद करो, तो मैं खुद को उठने से रोक नहीं पाया। उस चांदनी रात में मुझे उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। चांद की रोशनी जब उसकी नीली आंखों में मौजूद आंसुओं के कतरों पर पड़ रही थी तो वे मोती की तरह चमक रहे थे। उसकी जुल्फे पसीने से भीग जाने की वजह से उसके चेहरे पर चिपक रही थी। उसके होठ कांप रहे थे और उसने उन्हीं कांपते हुए होठों से दोबारा कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद। मगर इस बार रोते हुए। हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ। कहते हुए मैं भाग कर गया और फाटक खोलकर एकदम उसके नज़दीक चला गया। प्लीज़ मेरे साथ चलो, कहते हुए उसने अपने दाएं हाथ से मेरा बायां हाथ पकड़ा और दाईं ओर चल पड़ी। उसने 2 कदम भी नहीं बढ़ाए थे कि मेरी नज़र उसके सिर पर पड़ी। उसका सिर पीछे से फट कर एकदम अलग हो रहा था। मैं अचानक से उठ गया।